Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. We will continue our lecture series of subject Quantity Estimation and Construction Management. This is a fourth lecture of Unit 2. We will discuss about the types of contract in this lecture. So, I took a reference a book Construction Contract Management for the making of this topic. Okay. हम इस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में जाना था, वो कैसे डील करते हैं, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आज देखेंगे. ओके. तो हम मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला होता है कम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा होता है नेगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स. इनके बारे में डीपली हम जाएंगे, इनकी फर्दर टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे. दो टाइप्स के होते हैं, कम्पिटिटिव टाइप और नेगोशिएटेड टाइप. इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं. ओके. तो फर्स्ट हम समझते हैं कम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स. अब नाम है हमारा जैसे कम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपटीशन रहता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स और बिडर्स, और वो व्यक्ति, वो बिडर, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस इस कंपटीशन में जीत जाता है फाइनली उसको ही हम अपना टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द प्रोजेक्ट जो हम असाइन किया है, जिसको हम चाहते हैं. ओके. अब ये इस कंपटीशन को क्यों लगाते हैं? कंपटीशन टाइप कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयरली बटे, वो फेयरली उसका डिसीजन हो, जिसको जाना चाहिए उसी के पास जाए, उसका कोई अनफेयर तरीके से काम ना हो. ओके. तो इसीलिए इसका कॉम्पिटिटिव टाइप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये जनरली गवर्नमेंट एजेंसियाँ पब्लिक सर्विसेज करती हैं. पब्लिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं. ओके. इसमें कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से कम टाइम में और सही पैसे में उस कंस्ट्रक्शन को करने को अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत करता है, अपना टेंडर डालता है, तो उसको उस व्यक्ति को, उस बिडर को, उस कॉन्ट्रैक्टर को हम वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं. ओके. हम ये पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट में जनरली यूज़ किया जाता है. कॉमन मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग्स में जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इशू करते हैं, जो वो बनवाते हैं, उन डिपार्टमेंट में जनरली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को चला जाता है. अब हम उसके फर्दर टाइप के बारे में जानते हैं, समझ लेते हैं. ये जो कॉम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं. जनरली मोस्टली इसी 3 टाइप से हम देखते हैं. पहला होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लमसम कॉन्ट्रैक्ट एंड द यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. ओके. हमने जब एस्टीमेट पढ़ा था तो हमने एक एस्टीमेट वहाँ पे जाना था, लमसम एस्टीमेट, जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में आता था. तो उसी तरीके से यहाँ लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से रहता है, उसके बारे में जानते हैं. अब लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एक फ़िक्स प्राइस होती है. फ़िक्स प्राइस किसकी? मटेरियल्स की, अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क की, जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर लेता है, डिसाइड करनी होती है उसको, और वो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिखानी होती है. अब कैसी फ़िक्स प्राइस? जैसे हमने लमसम एस्टीमेट में जाना था कि अलग अलग तरीके के वर्क में अलग अलग प्राइस होती है. जैसे हमने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की कुछ प्राइस मानी, एज्यूम की, तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क की कुछ परसेंटेज, जैसे हमने माना कि इलेक्ट्रिफिकेशन में कुछ चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन में मान लिया 5 से 10% चार्ज लगेगा. दिस इज अ लमसम वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. तो हम इसी लमसम चार्ज को ऐड करके फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं और उस फाइनल वैल्यू का काम करते हैं. अब हमने लमसम चार्ज माना है, लमसम कॉस्ट मानी है, तो इसमें एक दिक्कत होती है. दिक्कत क्या होती है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो इनिशियल में तय हो जाती है कि इतने परसेंटेज या इतने रुपीज़ का ये कंस्ट्रक्शन होना है. अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर उस कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई रेट, किसी की रिस्क या किसी का रेट बढ़ जाता है, किसी मटेरियल का या किसी चीज़ की नुकसान हो जाती है, तो उसकी भरपाई कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा. उसकी भरपाई हम ओनर से नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फिक्स हो चुकी है. उसकी मान लिया उसकी कुछ प्राइस थी, एक्स रुपीज़ प्राइस बन गई थी, तो एक्स फिक्स हो गई, अब उसको बढ़ नहीं सकती. तो इसमें जनरली जो रिस्क होती है, रिस्क फैक्टर जिसलिए होता है, वो जनरली रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रैक्टर की साइड में रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फिक्स कर ली है, अपना
बेनिफिट भी फिक्स कर लिया, अपना मार्जिन भी फिक्स कर लिया, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन भी फिक्स कर लिए। तो इसके कारण जो रिस्क फैक्टर जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर की साइड चला जाता है। ओके, हम कॉन्ट्रैक्टर, हम इसमें एक अच्छी बात होती है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इस वर्क को पहले से ख़त्म कर लेता है, ड्यूरेशन टाइम से पहले कर देता है, तो ओनर को उसको एज ए रिवॉर्ड से इंसेंटिव देना पड़ता है, कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड कराना पड़ता है। बट इसमें एक दिक्कत है, कॉन्ट्रैक्टर ने अगर टाइम पर नहीं कर लिया तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क फैक्टर जनरली कॉन्ट्रैक्टर के साइड रहता है, ओनर के साइड नहीं रखता है, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी उसने अगर टाइम पे नहीं किया है तो। ओके, लम सम कॉन्क्रीट जो जनरली प्रेफर्ड किया जाता है छोटे वर्क में, स्मॉल वर्क्स में। बड़े वर्क्स में हमको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि लम सम कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉस्ट आ रही है वो लम सम एस्टिमेट से आ रही है, और लम सम एस्टिमेट हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है, तो हम उसको डील नहीं करते हैं, डील नहीं करते हैं। तो लम सम कॉन्ट्रैक्ट में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत छोटे, उसको हम अलग पार्ट में तोड़ के करते हैं। ओके, नाउ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं जो हमने देखा था कॉम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स में, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स इससे रिलेटेड हो रहा है यूनिट प्राइस एस्टिमेट से, जो हमारा अप्रॉक्सीमेट नहीं, जो हमारा एक परमानेंट एस्टिमेट बनाते थे, एक एक्चुअल एस्टिमेट बनाते थे, उसका टाइप है यूनिट प्राइस एस्टिमेट। एक्चुअल एस्टिमेट जो होता था वो था डिटेल एस्टिमेट बोल सकते हैं जिसको। तो अब डिटेल एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो प्राइस होगी वो डिटेल मतलब सही तरीके से निकलेगी, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एक बात होती है कि इसमें जो भी मटेरियल की प्राइस होती है वो पर यूनिट पे बेसिस होती है। जैसे हमने माना कि हमें सीमेंट की बोरी लेनी है, हमको सीमेंट का एक बैग लेना है, तो सीमेंट के बैग की पर बैग के हिसाब से हम पैसे मानेंगे। अब वो सीमेंट के बैग 3% लगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के, 5 लगे, उससे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कितना परसेंट लगे, वो जितना लगेगा उतना पैसा हम मानेंगे। इसमें ये फैक्टर इंक्लूड होने से कॉन्ट्रैक्टर की इस साइड थोड़ी सी हल्की हो जाती है, बोल सकते हैं, उसको लॉस नहीं होता है। अब इसमें प्राइस हम नहीं बता सकते, इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी का भी एक फंडा रहता है कि क्वालिटी कैसी रखनी है। अगर हायर क्वालिटी में जाओगे तो पर यूनिट प्राइस हमारी बढ़ जाएगी मटेरियल की, और लोअर क्वालिटी पे जाओगे तो पर यूनिट प्राइस हमारी मटेरियल घट जाएगी। तो उसमें 2-3 चीज़ रख सकते हैं। इसमें हम पहली बात तो हम यूनिट प्राइस रखते हैं, पर यूनिट के बेसिस पे काम करते हैं। इसमें यूनिट के बेसिस पे काम होता है तो कोई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनिशियल नहीं बता सकते, और जिस तरीके से क्वालिटी हमको मेंटेन रखनी है उस तरीके से रख सकते हैं। अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंज इन डिज़ाइन की, यही कि अगर क्वालिटी या डिज़ाइन को मैं चेंज करना है पहले से ही, कंस्ट्रक्शन के पहले से ही, तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यूनिट प्राइस घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वो चेंज हो जाएगी, तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता है। तो इसी तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हम लेते हैं, इसका एडवांटेज भी अच्छा है। इसमें एक एडवांटेज और है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में हमको किसी वॉल्यूम ऑफ वर्क किसी भी वॉल्यूम वर्क या एस्टिमेट को बनाना नहीं पड़ता, पर यूनिट के बेसिस पे काम करना देते हैं, पहले से हमें ये सब काम नहीं करना पड़ता, ये हमारा अच्छा रहता है। तो ये इस तरीके के वर्क हमारे लार्ज एस्टिमेट बनाने में या लार्ज तरीके के वर्क में काम चलता है। ठीक है, हमने 2 तरीके एस्टिमेट समझे। अब हम तीसरा कॉम्पिटिटिव एस्टिमेट समझते हैं, लम सम एंड यूनिट प्राइस मिक्स। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेते हैं जिसमें हम दोनों के प्राइस रख सकें। जैसे कुछ मटेरियल के प्राइस हम लमसम तरीके रख सकते हैं, कुछ मटेरियल के प्राइस हम यूनिट बेसिस पे रख सकते हैं। तो इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इस तरीके से नहीं, ये मिक्स रखता है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जिसमें हम दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को मिक्स कर देते हैं उसमें बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें ना ही कॉन्ट्रैक्टर को कोई घाटा है, ना ही ओनर को कोई घाटा है ना। अब हम दूसरे टाइप तरीके के हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं, जिसको बोलते हैं निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, निगोशिएटेड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब निगोशिएटेड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर डिफाइन तरीके से दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में ही दिया जाता है, हर किसी को ओपन नहीं होता है। एक पर्टिकुलर फील्ड है कि अगर तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले ही आएंगे, अगर तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले आएंगे, कोई दूसरा हर तरीके ओपन नहीं होता है। ओके,
और निगोशिएटेड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमको उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उन्होंने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो किस तरीके से उन्होंने किए हैं, उनकी स्टडी, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटीज़ जो उनके पास हैं। जनरली इस निगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट को प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रचलित है, वो जहाँ चलती है वहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है निगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इसमें एक चीज़ रहती है कि निगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ही अपना फाइनेंस करना पड़ता है उस वर्क को इनिशियली, देन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन या सम कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसको उसकी फ़ीस मिल जाती है, उसको पैसा मिल जाता है विद द मार्जिन और विद द इंसेंटिव या विद प्रॉफिट, उसको पूरा मिल जाता है। लेकिन इनिशियली उसको खुद ही पैसा उस कंस्ट्रक्शन में लगाना होगा, किसको, कॉन्ट्रैक्टर या बिडर जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ निगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये दिख रहे हैं 12 टाइप के जनरली। तो निगोशिएट टाइप कॉन्ट्रैक्ट 12 तरीके के होते हैं, हम एक एक करके समझते हैं इनके बारे में छोटे छोटे से। पहला होता है कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रॉफिट। हम एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं, नाम बहुत सारे आप देख सकते हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है हमारे पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेता है तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकलती है उसके अलावा उसको एक परसेंटेज उसको मुनाफा या बेनिफिट के रूप में देना पड़ता है, जो उसकी सैलरी होती है, जो उसका फ़ायदा होता है। ओके, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉस्ट होती है, जो अल्टीमेटली कॉस्ट निकलती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस परसेंटेज ऑफ बेनिफिट, वो हमने पढ़ी थी, कितनी होती है, 8 से लेकर 15 के बीच में रेंज करती है, जनरली 10% मानते हैं, तो वो हमारी अलग अलग वेरी करती है, 8 से 15% जितनी भी हो। लेकिन एंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज टाइप कॉन्ट्रैक्ट में जनरली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, दूसरा हमारे पास आता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रॉफिट। ओके, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, ये तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर की फिक्स फ़ी होती है, कंस्ट्रक्शन कितना भी हो, कंस्ट्रक्शन का प्राइस कितना भी हो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए जो फीस होगी वो फिक्स होगी। कंस्ट्रक्शन कितने का भी हो, कितने भी लाख का हो, बट उसकी प्राइस कुछ होगी, मान ली 2-3 लाख उसकी प्राइस है, तो उतनी ही रहेगी वो, उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्लस फी। तो इसमें इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस फिक्स फी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रॉफिट जो उसको हो सकता है वो उसका होता है। ओके, फिर समझते हैं इनके बारे में। हाँ, पहला वाला टाइप का हमने कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने समझा कि ये बहुत पुराना टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है उसका कुछ परसेंटेज मार्जिन, उसका फीस होती है, उसका परसेंटेज, उसका मार्जिन, उसका बेनिफिट होता है किसका, कॉन्ट्रैक्टर का जो चला रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत टाइम से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कभी कभी कहीं जगह पे नए नए टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड हो रहे हैं। ओके, इसमें कुछ प्रॉफिट होता है परसेंटेज के बेसिस पे। दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस फिक्स फी विथ अ प्रॉफिट। इसमें कंस्ट्रक्शन की एक कॉस्ट होगी और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक फिक्स पे होगा, फिक्स प्राइस होगी विथ प्रॉफिट, प्रॉफिट अलग से माना जाएगा। ओके, इसमें एक बोनस का क्लॉज होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट का क्लॉज होता है कि अगर उसने कंस्ट्रक्शन टाइम जल्दी काम कर दिया, कंस्ट्रक्शन टाइम रिड्यूस कर दिया, तभी उसको उस प्रॉफिट मिलेगा। ये जो प्रॉफिट का क्राइटेरिया है तभी मिलता है, अदरवाइज उसकी जो फीस होती है, जो फिक्स फीस होती है, उसी को वही मिलती है। ओके, नाउ थर्ड टाइप हम समझते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट विद अ बोनस क्लॉज। इसमें भी यही काम है, सेम जैसा ही है। इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर एक पर्टिकुलर टाइम में काम कर देता है फिक्स फी के साथ, तो उसको एक बोनस का क्लॉज मिलता है। अगर इसमें भी क्या होता है कि कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की, प्लस उसकी कुछ फीस होती है। फीस इसमें फिक्स, उसकी फिक्स होती है। फिक्स में मतलब उसको फीस परसेंटेज की बेसिस से मिल सकती है, या फिर कुछ वो बोलेगा उसकी बेसिस से मिल सकती है। इसमें दोनों तरीके की फीस हो सकती है, परसेंटेज और फिक्स।
बट इसमें भी एक क्लॉज होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उस ड्यूरेशन में, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को जो गिवन ड्यूरेशन है उसको जल्दी कर देता है तो उसको एक एडवांटेज या कुछ बोनस इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का पीरियड 1 ईयर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस कंस्ट्रक्शन वर्क को 10 मंथ में 10 मंथ में ख़त्म कर दिया, 2 मंथ्स हमारे पास बचे, तो उस 2 मंथ्स को बचने के लिए जो उसको बेनिफिट हुआ है, जो हमको बेनिफिट हुआ है, तो उसका जो इंसेंटिव होगा, उसको कुछ रिवॉर्ड होगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है और उसकी फ़ीस अलग होती है। फ़ीस आइदर उसकी परसेंटेज में हो सकती है या उसकी फिक्स हो सकती है। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का है। अब फोर्थ टाइप समझते हैं। फोर्थ हमारा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझते हैं। कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग स्केल ऑफ फ्री कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक स्केल होती है, स्लाइडिंग स्केल, वो हमारे पास है F इक्वल टू R2T माइनस ए। एफ हमारे पास, उसके बाद जो अमाउंट हमारे बच रहा है या उसका कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है वो। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको समझते हैं, इसमें पहले तो एक फिक्स फीस होती है, फिक्स परसेंटेज मार्जिन होता है कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन वो मार्जिन बढ़ सकता है या घट सकता है अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी बढ़ती है या घटती है, कैसे भी तरीके से। हम इनिशियली मानते हैं, इसको समझने के लिए हम इनिशियली मानते हैं कि जो इनिशियल में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी हमारी, जिसको टी बोलते हैं, टी इज इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, दिस इज 1 लाख। ओके, A is the actual cost after the some time which becomes 80,000. ओके, इनिशियली जो उसका जो A की वैल्यू थी वो भी 1 लाख थी, तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट था वो 10% हम मानते हैं, उसका प्रॉफिट 10% है। या फिर हम समझते हैं इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। ओके, समझते हैं, हमने इनिशियली माना कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना है, तो इनिशियली 10% में प्रॉफिट मान के चलते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। टी इज ए कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इज हम मानते हैं 1 लाख रुपीज़। ओके, ए इज ए एक्चुअल कॉस्ट, इनिशियली एक्चुअल कॉस्ट विल बिकम ऑल्सो 1 लाख रुपीज़। ओके, and R is a percentage benefit or percentage which is 10%. वो F is a final price, the final benefit of the contractor, वो निकालते हैं। F becomes 0.1 into 2 into माइनस, ये हमारे पास अल्टीमेटली आ तो जाता है उतना 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये यानी कि 10% हमने समझ ली फाइनल, बट इनिशियली 10%। बट अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी घटती या बढ़ती है, घटती बढ़ती कैसे देखेंगे? अगर एक्चुअल कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी घट जाती है, कैसे? इनिशियल कॉस्ट हमारी कितनी थी? इनिशियल कॉस्ट थी हमारी 1 लाख रुपीज़। एक्चुअल में जो फाइनल कॉस्ट आई वो हमारी घट गई, मानी कि एक्चुअल कॉस्ट फाइनल कॉस्ट हमारी 80,000 हो गई। तो अल्टीमेटली उसको कितना बेनिफिट हुआ वो देखते हैं। तो उसको बेनिफिट कितना हुआ? इनिशियली जो आर था, आर हमारा था 10%, तो फाइनल निकालते हैं 0.1 इंटू 2 टाइम्स माइनस 80,000 which becomes 0.1 into 1,20,000, it becomes 12,000. ओके, 12,000 इज अ अमाउंट जो बचा है एक्ट में। तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? तो इनिशियली एक्चुअल अमाउंट कितना था हमारे पास? 80,000। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल 12,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100 विच बिकम्स 80,000, 15%। तो हमने देखा अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घट जाती है, 1 लाख से 80,000 चली जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हमारा घट गया, बढ़ गया, एक्चुअल में कितना हो गया? 15% हो गया। ओके, समझे? इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट घट या बढ़ सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने या घटने के कारण। किस पर्पज़ में, किस कॉन्ट्रैक्ट में? वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है स्लाइडिंग स्केल ऑफ फ्री कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग स्केल ऑफ फिक्स फ्री कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ अगला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है हमारे पास कॉस्ट प्लस अ गारंटी सीलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें सिंपल हम सीलिंग प्राइस पे डिपेंड करते हैं, सीलिंग ऊपर की सीलिंग, हम उस एरिया को देखते हैं, एरिया के बेसिस पे जो उसके परसेंटेज निकलता है वो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट माना जाता है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारी ऑलरेडी पहले से ही होती है, डिफाइन होती है ना। तीसरा समझते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब
इस तरीके के कॉन्क्रीट हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए नहीं देते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो सुपरविजन किया जा रहा है उसके लिए देते हैं। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम सुपरविजन वर्क में या मैनेजमेंट वर्क में, किसके मैनेजमेंट में, जो लेबर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं और बाकी लोग हैं उनके मैनेजमेंट में और टाइम मैनेजमेंट में, कि अपना शेड्यूल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उन जिस अथॉरिटी को दिया जाता है, जिस पर्सन को दिया जाता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, मैनेजमेंट टाइप ऑफ वर्क या सुपरविजन वर्क में दिया जाता है। ओके, अगला आता है हमारे पास आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है पहली बात, ये भी एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बट विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ये आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग टाइप ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंजीनियर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखेगा कि उसमें जो डिज़ाइन ड्राइंग है, जो डिज़ाइन है, बीम कॉलम के साइजेज हैं वो पर्टिकुलर तरीके से हैं। आर्किटेक्ट डिज़ाइन देखेगा, वो डिज़ाइन सही तरीके से बिल्डिंग की, फिर ये इस तरीके के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये मेगा स्ट्रक्चर में दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम को हमें बहुत प्राइम कंसर्न रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर टाइम में उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, क्योंकि टाइम फैक्टर अगर नहीं देखेंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी काफ़ी तरीके से बढ़ती जाती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं हुआ है, टाइम पीरियड बढ़ता है, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है, जो एक बहुत बड़ा पैसा बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा रीज़न है ठीक है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों मैनेजमेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके एक और कंबाइंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में हम उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके पास पहले से ही कुछ इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइन पहले से ही खुद कर सकते हैं और उसका सुपरविजन भी खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क एज वेल एज इंजीनियरिंग वर्क, दोनों वर्क और सुपरविजन वर्क के लिए दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर, ये भी सिंपल तरीके से प्रीवियस तरीके से है, इसमें भी हम इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दोनों तरीके दे जाता है, लेकिन इसमें हम और दूसरे तरीके के मैनेजमेंट को भी दे सकते हैं और दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ अगला आता है इंसेंटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर गुड क्वालिटी का वर्क या कम समय में वर्क करता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है। ये प्रीवियस जो तरीके के हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उसी से सिमिलर है लगभग ऑलमोस्ट। फिर आता है दो अलग अलग तरीके के हैं, इक्विपमेंट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट एंड द गारंटी मैक्सिमम कॉस्ट। इक्विपमेंट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं, ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विपमेंट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हमारा जनरली इक्विपमेंट परचेज करने के लिए दिया जाता है, या इक्विपमेंट को हमारा रेंट पे लेने के लिए किया जाता है। किसके लिए रेंट पे ले रहे हैं, हम अपने कंस्ट्रक्शन में लगाने के लिए रेंट पे दे रहे हैं। तो ये जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें हम इक्विपमेंट परचेज के लिए, इक्विपमेंट रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। अगर हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए इक्विपमेंट लेके जाएगा, उसका पेमेंट करके जाएगा, वापस हमको दे जाएगा। तो इक्विपमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है फॉर रेंट के लिए, उसको बोलते हैं अपन इक्विपमेंट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट इज गारंटीड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉस्ट, इसमें क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम मैक्सिमम कॉस्ट एज्यूम करके चलते हैं, और लास्ट में जो भी बचता है, अब मैक्सिमम कॉस्ट ली है तो उसमें एक फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम के ऊपर जाती है तो इसमें नुकसान किसका होता है, नुकसान होता है कॉन्ट्रैक्टर का। और अगर कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम के लो चली जाती है तो इसमें फ़ायदा होता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो उसमें मैक्सिमम एज्यूम करते हैं और हाइयर साइड पर जाते हैं तो सेफ हो जाते हैं। ये हमने आज इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जाना, ये हमारे पे ऑलमोस्ट सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं। मेनली हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। किस तरीके से, कंपटीशन टाइप कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है नेगोशिएटेड टाइप कॉन्ट्रैक्ट। कंपटीशन टाइप जो गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हम कोई गवर्नमेंट वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और जो ओपन होता है सभी के लिए, इसमें अपने तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर या बिडर आते हैं, अपने बिड लगाते हैं, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक स्मॉल, मतलब हम इस दो तरीके के फैक्टर देखे जाते हैं। किसमें, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट दो तरीके होंगे, से दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके के फैक्टर देखे जाते हैं। एक होता है हमारे पास टाइम, एक होता है कॉस्ट। तो दोनों का जो एक मेल अच्छे तरीके से मिल जाए, दोनों का, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम बहुत करना, पैसा बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, कम पैसे में काम कर रहा है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो बेकार है।
और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइम बहुत कम लगा रहा है बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो भी बहुत बेकार है। तो वो ऐसा चीज़ देखते हैं जिसमें टाइम भी सही हो, मीडियम हो और कॉस्ट भी मीडियम है, तो उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम उस कॉन्ट्रैक्टर के बिल्डर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट में सभी तरीके से आते हैं। तो जो जीत जाता है इन दोनों चीज़ों में, टाइम और कॉस्ट में, जो कॉन्ट्रैक्टर जीत जाता है उसको अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिवॉर्ड हम दे देते हैं, रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो हम दे देते हैं। वो अल्टीमेटली पेपर होता है जिससे बोल देते हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और निगोशिएट टाइप कॉन्ट्रैक्ट जनरली हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। इसमें बेसिकली हम एक पर्टिकुलर फर्म की तरफ फोकस रहते हैं, हर किसी को नहीं देते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वालों को ही बुलाएंगे, और कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन वालों को बुलाएंगे। तो जनरली प्राइवेट साइड में इसको काम करते हैं। ओके, हमने कॉम्पिटिटिव टाइप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, देन हमने उनके टाइप्स के बारे में जाना। 3 टाइप्स के कंपटीशन टाइप होते हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट जनरली लमसम अमाउंट लगाते हैं, लमसम एस्टिमेट से बनता है, तो थोड़ा सा इसमें रिस्की फैक्टर होता है एंड क्योंकि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से बनता है। दूसरा आता है यूनिट प्राइस, ये एक्चुअल डिटेल एस्टिमेट से बनता है, तो इसमें एक्चुअल प्राइस आती है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। और तीसरा जिसमें दोनों चीज़ों को मिक्स अप कर देते हैं। हमने एक एक करके सभी को समझा, लमसम को समझा जिसमें सभी की प्राइसेस होती हैं वो लमसम रखते हैं इतने परसेंटेज। फिर हमने यूनिट प्राइस समझा जिसमें हर पर्टिकुलर आइटम की जो प्राइस होती है वो यूनिट की बेसिस पे डिफाइन होती है, कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका इतना परसेंटेज चार्ज होगा, वाटर चार्ज लगा रहे हैं तो इतना परसेंट चार्ज होगा, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो उसका इतना परसेंट चार्ज हम मानेंगे। ओके, सॉरी, दिस इज़ फॉर लमसम। एंड फॉर यूनिट प्राइस, अगर सीमेंट का काम कर रहे हैं तो पर बैग कितना पैसा लग रहा है तो उसको अमाउंट मानेंगे। एंड लमसम और इसमें दोनों मिक्स कर देते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्राइवेट फैक्टर को देते हैं। और इसमें हमने टाइप्स देखे, कॉस्ट प्लस, ये सारे 12 तरीके के टाइप देखे और इनके बारे में समझा। तो आज की क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके फर्दर टाइप सब डिवीज़न समझा, फर्दर टाइप्स के बारे में समझा, और वो कौन कौन से टाइप हैं, उसके किस तरीके से वर्क किया जाता है और किसको दिया जाता है, उस तरीके से समझा। हमने आज की क्लास में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ लिया है। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।